हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने होम रूल आंदोलन देख लिया था। आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे बिहार के जीएस पे, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग तक ख़त्म हो चुका था। हमने जो है स्वराज पार्टी का गठन भी देख लिया था। अब हम देखेंगे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्या था। पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था ये 1928 ईस्वी में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें रिपोर्ट पर विचार हुआ, ठीक है ना, 1928 में। तो इस रिपोर्ट पर विचार हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकार किया था। तो आपसे पूछेगा पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये किसने अस्वीकार कर दिया था, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है ना। कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य बनाने की आकांक्षा किसको थी, तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और डोमिनियन स्टेट की जगह इन्होंने क्या मांगा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, ठीक है ना। 1 वर्ष भीतर स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट संवैधानिक न किया तो पूर्ण स्वराज की मांग होगी, ये गांधी जी ने कहा। तो आपसे पूछता है कि ये कथन किसने कहा है कि अगर 1 साल के अंदर ही अगर आपने डोमिनियन स्टेट संवैधानिक नहीं किया तो पूर्ण स्वराज की मांग होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जिन्ना जी की फार्मूला जो होती है, ये पहला पॉइंट है। मोहम्मद अली जिन्ना के 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया गया। मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा की जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, ये मांग थी। 14 मांगों में ये मांगी थी। फिर तीसरा, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन होना चाहिए। राज्यसभा की सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों के आरक्षण होना चाहिए, ये सभी मांगे थीं। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया गया। मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा की जाए, ये मांग हुई थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर तीसरा था, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत का पुनर्गठन करना चाहिए। राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। उस लाहौर अधिवेशन में ये आपका होता है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें 1 वर्ष की समय सीमा जो डोमिनियन स्टेट की थी वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद लाहौर में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन। और इस कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कहा गया, आज हमारा केवल एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता ही भारत की जनता का लक्ष्य है। तो यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग होती है पहली बार। फिर बात ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास जो 1858 से 1947 ईस्वी तक था। तो ये अब अधिनियम देखेंगे 1858 से लेके 1947 ईस्वी तक। पहला जो अधिनियम था 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो 1858 को एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा नियुक्त 15 सदस्य की एक परिषद को मिला। भारत का जो प्रशासन था ब्रिटिश के द्वारा साम्राज्य नियुक्त 15 सदस्य एक परिषद को सौंप दिया गया, ठीक है। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या सदस्यों में, ठीक है ना,
जो सदस्य संख्या थी उनमें वृद्धि की गई जब 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम आया और इसमें न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या को निर्धारित की गई। विधान परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इसमें, ठीक है। किसी विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया वार्षिक बजट पर बहस करने का, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इनको, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वायसराय कौन था? मार्ले मिंटो, और भारत का सचिव बनकर आया मार्ले, जो वायसराय था मिंटो था, और जो भारत का सचिव बनकर आया वो था मार्ले। तो ये दोनों मार्ले और मिंटो इनके नाम से ही जाना जाता है। प्रांतीय विधान परिषद जो परिषद थी केवल सार्वजनिक मामलों पर बहस कर सकती थी। ये 1919 का जो अधिनियम आया उसमें ये बात की गई, जो प्रांतीय परिषदें हैं केवल सार्वजनिक मामलों पर बहस कर सकती थी, सैनिक एवं विदेशी मामलों पर नहीं, ठीक है ना। तो सैनिक और विदेशी मामलों पर बहस नहीं कर सकती थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक मामलों पर बहस कर सकती थी। ये 1900 का था, ठीक है। 1919 का बात करें तो 1919 का जो अधिनियम था, 2 सदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद तथा निचले सदन को केंद्रीय परिषद कहा गया। ऊपरी सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया, ठीक है ना। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को लागू किया गया, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, संरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ये प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। ये आया आपका, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, ठीक है ना। जब आया ये 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, तो उस टाइम पे क्या हुआ, संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया, ठीक है। जो प्रांतीय विषय हैं उन पर प्रांतीय के लोग ही कानून बना सकते हैं। प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर के में निहित की घोषित की गई, ठीक है ना। तो जो प्रांतों की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथ में रहेगी? गवर्नर के हाथ में, ठीक है। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों का, सिंध एवं उड़ीसा का गठन किया गया, ठीक है ना। तो बर्मा को ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांतों का गठन किया, जिसका नाम था सिंध और उड़ीसा। मतदाताओं के लिए आवश्यक अर्हताओं में कमी की गई। प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू किया गया, ठीक है ना, कि प्रांतों में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था उस टाइम पे, सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल था, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या था? प्रिवी काउंसिल था। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट पेज पे 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। फिर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को इंग्लैंड संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पारित किया गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड की संसद के द्वारा 4 जुलाई 1947 को। 16 जुलाई 1947 ईस्वी को लॉर्ड सभा से पारित हुआ, ठीक है ना। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे हमारे नोट्स 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी आपका कंप्लीट हो चुका है। कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई है तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस क्लास को, सभी लोग जुड़ सके इस क्लास से, ठीक है। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही डेली आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सके और आपके एग्ज़ाम को बेटर बना सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।